गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 3 ऑफ ईएमआई स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था बेटा, उसमें मैंने लेंज लॉ को एक्सप्लेन किया था। तो लेंज लॉ वापस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट लॉ फैराडे क्या बोलता है कि जो ईएमएफ है उस ईएमएफ की वैल्यू होती है फ्लक्स वेरिएशन पे डिपेंड करेगी। जब फ्लक्स चेंज होगा मींस इसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लक्स चेंजेस। क्लियर? तो ये हो जाएगा E बराबर डेल फाई dt। सेकेंड पॉइंट है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ फेराडे सेकेंड। तो फेराडे जो सेकेंड लॉ में बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होता है माइनस डी फाई बाई dt होता है। मींस फेराडे ने केवल इतना सा बताया है कि जो ईएमएफ होता है वो नेगेटिव ऑर्डर में आता है, और जनरली इस नेगेटिव का जो एक्सप्लेनेशन है वो फेराडे नहीं कर पाया था। इस नेगेटिव ऑर्डर के आने के पीछे जो पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीटली लेंज नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर? तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि सर लेंज को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिली यहाँ पे फेराडे के बाद? वो इसलिए मिली कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑर्डर अप्लाइड करंट या अप्लाइड ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट। और ये अपोजिट जो फिनोमिना है ये किसने बोला? लेंज ने बोला। इसने बोला है कि रेट ऑफ द फ्लक्स वेरिएशंस एट प्रेजेंट लिंक्ड विद एनी टाइप ऑफ कॉइल। तो अगर आप उसमें चेंज करेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंगली अगर वहां पे फ्लक्स वेरिएशन डिक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो माइनस डी फाई बाई dt, तो माइनस ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द इंक्रीज द वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स। तो टाइम के साथ साथ अगर वहां पे फ्लक्स का वेरिएशन होता है तो माइनस डी फाई बाई dt दैट इज द डिनोट। डी फाई बाई dt इज द रेट ऑफ द फ्लक्स चेंजेस, और जो माइनस बोल रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अगर आप अप्लाइड करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हो तो इंड्यूस्ड करंट किस में आएगी? इंड्यूस्ड करंट आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से प्रोड्यूस हुई है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? तो इसी लाइन में आपके पास टॉपिक है लेंज लॉ के बाद एनर्जी कंजर्वेशन को लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना। क्लियर? तो बेटा ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को देखिए, डायग्राम भी बना हुआ है और आराम से समझिए। देखिए यहां पर एक फिनोमिना दिया हुआ है, अ कॉइल विच ऑफ द नंबर ऑफ सम लूप ऑफ इक्वल रेडियस कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। क्लियर? कॉइल किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं है। अगर ये कॉइल किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होती तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अमाउंट या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फिनोमिना, ये आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा जो गेम है वो कंप्लीटली इस मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने क्या किया, यहां पर कोई कॉइल को सेट किया, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रोक दिया। अब ऊपर से उसमें क्या गिरा रहे हो आप? मैग्नेट गिरा रहे हो। क्लियर? जैसा मान लो इस कॉइल के पर्टिकुलर एरिया में आपने इस मैग्नेट को क्या किया? गिराया। तो ये हो गया फॉलिंग मैग्नेट। क्या हो जाएगी ये? फॉलिंग मैग्नेट। एक मैग्नेट है जो गिर रही है, इसके नॉर्थ पोल को आपने गिराया। जब आप नॉर्थ पोल को गिराते हो तो कल ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि किसी भी पर्टिकुलर कॉइल के फिनोमिना या कॉइल के एरिया के साइड में या फेस के साइड में अगर आप नॉर्थ लेके आते हो तो उस नॉर्थ पोल का क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्लियर? और बाद में जब आप उसे दूर ले जाते हो तो फिर उस फ्लक्स वेरिएशन की कंडीशन को देखते हुए करंट क्या हो जाएगी? अपोज हो जाएगी। और करंट अगर अपोज होगी तो वो जो नॉर्थ पोल बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज फिनोमिना में वो कन्वर्ट होकर किस में चला गया? क्लॉकवाइज फिनोमिना में। और क्लॉकवाइज फिनोमिना क्या देता है बेटा? क्लॉकवाइज फिनोमिना वहां पे साउथ पोल देता है, और दिस साउथ पोल अट्रैक्ट टू दिस नॉर्थ पोल। तब आप मैग्नेट को दूर ले जाते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस फेस पर साउथ पोल बनेगा।
तो यहां पर भी वही गेम है, किसी पर्टिकुलर मैग्नेट को आपने गिराया, तो गिराते ही सबसे पहले क्या देखने को मिला, सर इस नॉर्थ पोल को, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस फेस से क्या होगा, रिपेल होगा। क्लियर? क्या होगा, रिपेल होगा। अगर ये रिपेल हो रहा है तो फिर आपकी ड्यूटी क्या बनती है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए, यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये पूरी की पूरी करंट कहां जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज फिनोमेना चल रही है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज फिनोमेना चल रही है, तो गैमेट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया वन साइडेड। अब जब आप इस नॉर्थ पोल को नीचे लेके आ रहे हो तो वहां पे क्या बना, नॉर्थ बना, बिकॉज फेस ऑफ द नॉर्थ रिपेल टू द मैग्नेट नॉर्थ। ये तो हो गया केवल अंदर आने की कैपेसिटी। अब जब किसी पर्टिकुलर फिनोमेना में मैग्नेट को रिपेल किया जा रहा है तो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर उस मैग्नेट को अंदर डाल दिया। इसका मतलब इन केस ऑफ, अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, इन केस ऑफ रिपल्शन we apply extra work done on magnet। आपने क्या किया, एक्स्ट्रा वर्क डन ऑन मैग्नेट। किसके लिए, जो मैग्नेट उस कॉइल में जाने वाली है, लूप के अंदर जाने वाली है, उसके लिए आपने उसको क्या किया, एक्स्ट्रा वर्क डन किया। तो ये हो गया एक्स्ट्रा वर्क डन ऑन बिहाफ ऑफ रिपल्शन फोर्स। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस फेस पर, जब मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उस फेस से लिंक्ड हो गया, मतलब बंध चुका है एक तरह से। क्लियर? तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वापस उसे निकालना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन कहीं ना कहीं इसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप स्टेप नंबर 2 लीजिए। व्हेन मैग्नेट पुल आउट फ्रॉम कॉइल, व्हेन मैग्नेट पुल आउट फ्रॉम कॉइल, तो जब आप इस पूरी की पूरी मैग्नेट को बाहर की ओर खींचते हो, जैसा मान लो ये मैग्नेट है, यहां पे ये नॉर्थ है, अब इस मैग्नेट को आप बाहर ले जाओगे तो आपने देखा कि नॉर्थ पोल ऑलरेडी कनेक्टेड विद फेस, और जब आप उसे बाहर की ओर ले जाना चाहते हो तो फिर क्या होगा, दिस फेस इज रिप्रेजेंटेड टू द साउथ पोल। जो अमाउंट ऑफ करंट एंटर हो रहा था, अब वो अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहां पे करंट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। क्या हो गई बेटा, द करंट फिनोमिना शुड बी रिवर्स। अभी रिवर्स क्यों हुई, क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट है। अगर ये इंड्यूस्ड करंट है तो व्हाट एवर द डायरेक्शन, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू द E अपॉन E इंड्यूस्ड डिवाइड बाय R, और व्हाट एवर द इंड्यूस्ड, सर माइनस dy बाय dt डिवाइडेड बाय R। क्या हो गया फॉर्मूला, I इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय R, और E इंड्यूस्ड की वैल्यू होगी माइनस dy बाय dt डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो माइनस dy बाय dt का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट केस में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या था, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा मतलब मान लो ये हो गया 5, भाई फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, दैट इज द 5। तो जब मैग्नेट को आपने दूर किया तो इस 5-1 में चेंज होकर अब क्या बन गया, 5-2 बन गया। क्या बन गया, 5। तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कहां जा रहा है, ये बराबर माइनस डेल फाई बाय dt, दैट इज द माइनस 5-2 माइनस 5-1 अपॉन dt। क्लियर? ये फॉर्मूला यहां पे डिजाइन हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था, इसमें क्या एक्सप्लेन हुआ, जब मैग्नेट कनेक्ट विद फेस फर्स्ट टाइम, आपने मैग्नेट को फर्स्ट टाइमली कनेक्ट किया,
तो आपको पता है सर नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तो वो फेस किसको रिपेल कर रहा है, नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब उस फेस पे क्या बना, फर्स्ट टाइम उस फेस पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। बाद में क्या हुआ, जैसे आप उसको पुल आउट करते हो, बाहर निकालते हो, तो बाहर निकालते हो तो वो उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसका मतलब वहां पे क्या जनरेट होगा बेटा, साउथ पोल जनरेट होगा। तो जो फ्लक्स वेरिएशन हुआ वो नॉर्थ पोल के समय, नॉर्थ पोल जनरेट के समय φ1 था और साउथ पोल जनरेट होने के समय φ2 था। क्लियर? व्हाट इज द ईएमएफ रेशियो, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, माइनस d∅dt। और माइनस d∅dt का मतलब क्या हो गया, माइनस तो अपनी जगह है, φ2 माइनस φ1/Δt। अब ये का ये केस आपको मैं एक एग्जांपल देके घर पे आप कर सकते हो। क्लियर? बाल्टी पानी से भरी है, सबसे पहले सब नहा रहे होंगे आजकल, घर पे बड़े हुए सब। देखिए पानी भरा, खाली मग लिया, उस खाली मग को उल्टा करके उसके अंदर एंटर कीजिए। जब आप उस खाली मग को एंटर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट बैलेंसिंग फोर्स ऑफ वाटर। जो वाटर उस मग पर जो बेंड फोर्स अप्लाई करने वाला है उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, वर्क डन किया। क्लियर? वो आपके हाथ के साथ साथ मग कहां चला गया, पानी के अंदर चला गया, इजीली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप उसको बाहर निकालिए। जब मग वाटर लेयर से बाहर आएगा तो आपको खुद को फील होगा कि हमें एक्स्ट्रा वर्क डन लगाना है। तो ये क्या होगा, दैट इज द केस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जो एक्स्ट्रा वर्क डन आपने अगेंस्ट टू बेंड फोर्स किया था वो एक्स्ट्रा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए फिर आपको अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? तो मग को अंदर डालने के लिए भी एक्स्ट्रा वर्क डन किया था, तो एज वेल बाहर निकालने के लिए भी एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स डेली लाइफ में चलती है। तो यहां पे भी क्या है, जब आपने मैग्नेट को इसके अंदर डाला, ऊपर से गिरा के आप इसके अंदर भेजना चाहते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा। वो एक्स्ट्रा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी। अब इस मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, तो मैग्नेट को जब आप बाहर निकालोगे वापस मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओगे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, यहां देख लो, फर्स्ट जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है अगेंस्ट रिपल्शन। क्या हो रहा है, अगेंस्ट रिपल्शन फोर्स। और जो नेक्स्ट टाइम अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, सेकंड वर्क आप जो कर रहे हो वो अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आया? तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था आज का, ये क्लियर होता है। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, छोटा सा माइनर टॉपिक है। देखिए यहां पे लिखेंगे आप फ्लक्स चेंज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल ऑर्डर। क्लियर? सबसे पहले लिखेंगे we know that magnetic flux, क्या लिखेंगे, magnetic flux phi is equal to BA cos theta। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, if magnetic field along change, तो जो induced EMF है वो आपको भी पता है, induced EMF इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E बराबर d∅dt। क्या होती है, E बराबर d∅dt। फाइ को यहां रिप्लेस कीजिए, तो जो E इंड्यूस्ड है, क्या है, E इंड्यूस्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी A cos थीटा, बाहर आ गया, और साथ में लगेगा dB/dt। यह फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग चेंज,
केवल किसमें चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो वी कैन राइट E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू A cos थीटा dB by dt। फर्स्ट केस खत्म। सेकेंड देखिए, if area of loop along change, क्या हो रहा है? एरिया चेंज करेंगे तो E इन इंड्यूस्ड dy by dt से P cos थीटा बाहर आ गया और ये हो जाएगा dA by dt। क्या हो जाएगा? E इंड्यूस्ड A cos थीटा dB by dt, B cos थीटा dA by dt। थर्ड केस आपके पास है कि एंगल वेरी करता है, ठीक है ना? देखिए, इफ एंगल थीटा बीइंग अलोंग चेंज्ड, अकेला क्या चेंज हो रहा है? केवल एंगल चेंज हो रहा है। तो E इंड्यूस्ड, अब देखिए डी ए बाहर आ चुका है, जो भी बनेगा वो डी बाई डी टी विद कॉस थीटा। क्या बनेगा? E इंड्यूस्ड बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। क्लियर? तीन फॉर्मूला तो आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर पे ऐसे ध्यान रखना है। अब साथ में चलते हैं अपन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इंड्यूस्ड? इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा? क्लियर? देखिए, इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट की बात करते हैं। तो हो जाएगा बेटा इंड्यूस्ड करंट, ये हो गया आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम आर रेजिस्टेंस, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी डी फाई बाय डी टी और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू हो जाएगी? आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस्ड? मैग्नीट्यूड ऑर्डर ले रहे हैं अपन, डी फाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय आर। क्लियर? अगर कोई बोले कि सर ई इंड्यूस से आपने आई इंड्यूस निकाला, क्लियर? आई इंड्यूस से आप क्या निकाल सकते हो नेक्स्ट? तो बेटा नेक्स्ट ऑर्डर आपका चार्ज आ सकता है। क्या आ सकता है? चार्ज। तो देखिए, इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये होता है आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर? तो यहां से जो इंड्यूस्ड हो जाएगा आई इंड्यूस्ड इंटू डेल टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इंड्यूस्ड? यहां से रिप्लेस कीजिए, डेल फाई अपॉन डेल टी डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी। डी टी से डी टी कट गया, बचा कौन? Q induced is equal to d phi upon r. We can write it direct. Induced charge amount flux variation divided by resistance. This formula should be completed in the mathematical phenomena. आपसे इन पांचों फॉर्मूलों में से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पांचों जो फॉर्मूले दिए हैं वो सब अलग अलग ऑर्डर पे दिए हैं। क्लियर बेटा? ठीक है। अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो है फ्लेमिंग। क्लियर? और फ्लेमिंग से आपको केवल दो ही बातें याद रखनी है, जायज और नाजायज। तो जायज मैंने पहले पढ़ा दिया, आज नाजायज को डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, देखो नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, फ्लेमिंग राइट। क्या टॉपिक है बेटा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जायज और नाजायज दोनों डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर? ओके, देखिए बेटा, ये तो हो गया
वो लेफ्ट हैंड को यूज कर रहे हैं। देखो तो फादर, मदर एंड चाइल्ड, तो ये कौन सा वाला बच्चा है? ये जायज बच्चा है। यहां पे सबसे पहले कि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो लेफ्ट हैंड कब यूज करना है? जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स निकालने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, सर ये जो आपने बोला है कि राइट हैंड रूल, ये क्या होता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। क्लियर? दोनों ही हैंड आपके सामने मैंने कर रखे हैं, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। अब आपको समझने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं, ठीक है? लेफ्ट हैंड में इलेक्ट्रिक मोटर को पकड़ना है और राइट हैंड में इलेक्ट्रिक जनरेटर को पकड़ना है। दोनों का क्या यूज है? इलेक्ट्रिक मोटर में आपको क्या करना है? करंट देकर मैकेनिकल वर्क डन करवाना है। क्या करवाना है? इलेक्ट्रिक मोटर पर आप अप्लाइड करंट देते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर वो क्या आउटपुट देती है आपको? मैकेनिकल वर्क डन देती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है। क्लियर? इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका रिवर्स है। मैकेनिकल वर्क डन आप करोगे, मतलब उसको रोटेट करोगे, देन आपको इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट में मिलेगी। तो वो किससे मिलेगी? राइट हैंड से मिलेगी। तो यहां तो जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लेमिंग, मेरे साथ देखो, लेफ्ट हैंड, जब आप वीडियो देखो तब लेफ्ट हैंड से यूज करना। फादर, मदर और चाइल्ड, और ये चाइल्ड कौन सा है? ये नंबर 1 चाइल्ड है। इसका मतलब ये जायज औलाद है। ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड के थ्रू अपन ने एप्लीकेबल करंट को लिया है, जहां बेसिकली चाइल्ड अप्लाइड होता है। लेकिन जब राइट हैंड की बात करते हैं तो यहां पे कौन आ जाता है? नालायक औलाद आ जाती है, जो कि नाजायज होती है। देखिएगा, फादर अपनी जगह है, मदर भी अपनी जगह है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो राइट हैंड की जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर इसको बोलते हैं, तो ये ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फील्ड डायरेक्शन को। अब मिडिल फिंगर से क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है। क्लियर? तो यहां तो किसको यूज कर रहे हैं अपन? थंब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, और यहां पर किसको यूज करेंगे? मिडिल फिंगर को यूज करेंगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देने के लिए। दोनों का अपना अपना यूज है, दोनों का अपना अपना वर्क है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहां पे यूज होता है? सर करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में यूज होता है। तो ये वैल्यू किस पर्पस से यूज हो रही है? दैट इज द यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के बैठा हुआ है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग अपने राइट हैंड में पकड़ के बैठा हुआ है। तो आपको माइंड क्लियर करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मतलब करंट ऑलरेडी अप्लाइड है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में आप करंट देते हो, पूरा का पूरा मैकेनिकल वर्क डन होता है। और राइट हैंड की बात करें तो आपको इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करनी है, तो जनरेटर आपको क्या देता है? करंट देता है। डायरेक्शन ऑफ फिनोमिना करंट बेस्ड ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड। क्लियर? अब राइट हैंड में क्या करेंगे अपन? थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन में सेट करेंगे। क्लियर? माना कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अब यहां पर आपने कोई कंडक्टर लिया, जैसे कोई वायर है, उस वायर में क्या हो रहा है? उस वायर में करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। तो मैंने जो डायरेक्शन दी है मिडिल फिंगर की, वो डायरेक्शन ऑफ करंट में दी है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है। ये तो अपन बता रहे हैं कि भाई करंट इधर फ्लो हो रही है, आपको केवल ये देखना है सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहां पर रखे गए कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है या मोशन कंडक्टर है वो ऊपर की ओर हो रहा है, तो बस दोनों को सेट कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ फिनोमिना डायरेक्शन कहां आ रहा है? ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज मैंने इसको ऐसा कर दिया, फोर फिंगर रिप्रेजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट कहां फ्लो होगा? करंट ऊपर की ओर फ्लो होगा। दैट इज द इंडक्टिव
इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग दिस डायरेक्शन, ये फिनोमिना इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड है उसको यहां एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, the magnetic field represent by forefinger motion of conductor oblique force represent by thumb, इससे रिप्रेजेंट हो रही है, थंब से रिप्रेजेंट हो रही है। क्लियर? तो इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट रिप्रेजेंट बाय मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड, इसे यूज कर रहे हैं मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। क्लियर? तो ये गैप पूरा का पूरा किस पे? राइट हैंड पे दर्ज है। तो इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट करना है और ये हो गया अमाउंट ऑफ करंट। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आइडियस इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है तीनों एक्सिस में डिवाइड कर दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? दो एक्सिस या दो फिंगर्स के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये पूरा का पूरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर बेटा?